गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी स्टूडेंट के पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल के अंतर्गत एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। चूँकि भौतिक भूगोल को कुल 5 इकाइयों में विभक्त किया गया है, जिसमें प्रथम और द्वितीय इकाई आपके भू आकृति विज्ञान से संबंधित है और इसमें ही एक टॉपिक है पटल विरूपण। पटल विरूपण के अंतर्गत आपको भ्रंश और वलन को पढ़ना है। इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आपको मैं बेसिक बताता हूँ कि किस प्रकार से हमारा जो भूपटल है उसको प्रभावित करने वाले कुछ ऐसे बल हैं और उन बलों का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। और यदि ये आपको समझ में आ गया तो इसके बाद आपका सिलेबस में जो टॉपिक है पटल विरूपण, भ्रंश और तनाव, ये टॉपिक आसानी से आप समझ सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो क्रस्ट है जिसको हम भूपटल भी कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कुछ बल है। उन बलों को प्रमुखतः 2 भागों में बांटा गया है। एक है अंतर्जात बल और एक है बाह्यजात बल। अंतर्जात बल एंडोजेनेटिक फोर्सेज और एक्सोजेनेटिक फोर्सेज। अब ऐसे बल जो धरातल के अंदर कार्यरत है और उन बलों से विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है, उनको अंतर्जात बल कहा जाता है। दूसरी ओर ऐसे बल जो धरातल के बाहर कार्यरत है, उनको बाह्य बल कहते हैं। अंतर्जात बलों को भी पुनः 2 प्रमुख उप विभागों में बांटा गया है। आप देखेंगे इसमें एक है पटल विरूपण और दूसरा है आकस्मिक बल। अब अंतर्जात बलों का ये 2 प्रकार से जो उप विभाजन किया गया है, इसका आधार उस बल की सक्रियता के आधार पर किया गया है कि जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, जो अंतर्जात बल है, उनकी सक्रियता का प्रभाव कितना है और उन सक्रियता का प्रभाव की उसकी अवधि कितनी है। तो ऐसे अंतर्जात बल जो बहुत ही मंद गति से कार्यरत होते हैं और धरातल के अंदर वाले भाग को प्रभावित करते हैं, ऐसे मंद गति वाले कार्यरत आंतरिक शक्तियों को हम पटल विरूपणी बल कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डायस्ट्रोफिज्म। आप देखेंगे, और इसका ठीक उल्टा ऐसे बल जो धरातल के अंदर एकाएक आकस्मिक रूप से उत्पन्न होते हैं और उसके अलग अलग तुरंत प्रभाव प्रकट करते हैं, उन्हें आकस्मिक बल बोलते हैं या सडन फोर्सेस बोलते हैं। जैसा कि आपको मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि अंतर्जात और बाह्य जो शक्तियां हैं, उनमें मूलभूत अंतर यही होता है कि अंतर्जात बल धरातल पर विषमताओं को उत्पन्न करने वाले बल होते हैं, जबकि जो बाह्य बल होते हैं, जो उनका मुख्य काम अंतर्जात बलों द्वारा धरातल के ऊपर उत्पन्न विषमताओं को समतल स्थापना के रूप में प्रकट करना है। यानी आंतरिक शक्तियों के द्वारा उत्पन्न विषमताओं को समतल करने का कार्य बाह्यजात बल के द्वारा किया जाता है। ये मूलभूत अंतर है अंतर्जात बल और बाह्य बल में। अब चूंकि हमने अंतर्जात बलों की प्रभाविता की अवधि के आधार पर, उनकी सक्रियता की अवधि के आधार पर उनको 2 उप विभागों में बांटा है, जिसमें एक पटल विरूपण और दूसरा आकस्मिक बल। पहले हम आकस्मिक बल की बात करते हैं। तो ऐसे आंतरिक बल जो अचानक एकाएक प्रकट होते हैं कम अवधि के लिए और अपना प्रभाव धरातल के अंदर और बाहर छोड़ते हैं, उन्हें आकस्मिक बल बोलते हैं, सडन फोर्सेज। और उसमें मुख्यतः आपको 2 बल दिखाई देंगे, एक तो ज्वालामुखी क्रिया और एक भूकंप, यानी कि वल्केनिसिटी और अर्थक्वेक। आपको पता होगा कि ज्वालामुखी क्रिया और भूकंप अचानक एकाएक हमारे सामने प्रकट होते हैं और अपना प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन इन आकस्मिक बलों के विपरीत जो पटल विरूपणकारी जो शक्तियाँ होती है, वो अत्यंत मंद गति से सक्रिय होने के कारण उनका हम प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकते, वो हमारे सामने दिखते नहीं, जबकि उनकी सक्रियता इतनी मंद और धीमी गति की होती है कि उनके प्रभाव हमें सैकड़ों वर्षों बाद, लाखों वर्षों बाद, हजारों वर्षों बाद दिखाई देते हैं। इस प्रकार से अब हम वापस इस मंद गति के रूप में कार्यरत आंतरिक शक्ति, जिसको हमने पटल विरूपण कहा है, इसको पुनः 2 भागों में बांटते हैं। एक तो महादेशजनक बल और एक होता है पर्वत निर्माणकारी बल।
महादेश जनक बल का मतलब ऐसी आंतरिक मंद गति से कार्य करने वाली शक्तियाँ जिसका प्रभाव एक बहुत बड़े भूभाग पर पड़ता हो, एक महाद्वीप जैसी आकृति पर पड़ता हो, उसको हम महादेश जनक बल बोल देंगे। और पर्वत निर्माणकारी बल महादेश जनक बल की अपेक्षा छोटे क्षेत्र में कार्यरत आंतरिक शक्ति होती है और उनका प्रभाव मुख्यतः विभिन्न प्रकार की पर्वत श्रृंखलाओं की उत्पत्ति और निर्माण के साथ जुड़ा हुआ होता है। बस मूलभूत अंतर यही है। पुनः हम देखेंगे कि जो महाद्वीपीय या महादेश जनक बल होते हैं जिनका प्रभाव एक विशाल क्षेत्र पर होता है, उनके वापस उसमें दो रूप प्रकट होते हैं। एक तो ऐसे बल जिसमें एक विस्तृत महाद्वीपीय धरातल का भाग ऊपर की ओर उठता हो, उसको ऊपरी मुखी बल बोलते हैं। और ऊपरी मुखी बल के लिए एक शब्द है उत्क्षेप, अपलिफ्ट या उत्थान की क्रिया बोलते हैं। ठीक इसके विपरीत ऐसा बल जिसके कारण एक विशाल महाद्वीपीय भाग, महादेश का भाग नीचे की ओर धंसता हो, तो उसको अधोमुखी बल बोलते हैं। ये ऊपरी मुखी बल के एकदम विलोम में होता है। अधोमुखी बल के लिए हमने एक शब्द यूज किया है अवतलन। तो उत्थान और अवतलन की क्रियाएं एकदम अपोजिट रूप से कार्य करती है, एकदम व्युत्क्रमानुपाती इनमें संबंध होता है। फिर हम बात करते हैं पर्वत निर्माणकारी बल। तो पर्वत निर्माणकारी बल ऐसी आंतरिक शक्तियां जो अत्यंत मंद गति से, धीमी गति से कार्यरत होती है और विभिन्न प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वत पठारों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होती है। पर्वत निर्माणकारी बल को भी पुनः दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है इसमें टेंशन, जिसको तनाव बोलते हैं, और दूसरा होता है संपीड़न या कंप्रेशन। आपने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में पढ़ा होगा और मैंने बताया भी था कि जब दो विभिन्न संरचना वाली प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती है, और ये भी मैंने बताया था कि प्लेटों की गति का कारण जो प्लेटों की गति के लिए उत्तरदायी जो बल था, वो मैंने बताया था कि पृथ्वी के भूगर्भ में ऐसे विभिन्न प्रकार के खनिज और चट्टानें पाई जाती है, जिसमें रेडियो सक्रिय या रेडियो एक्टिवता वाली जो चट्टानें हैं, उनके विखंडन से उत्पन्न जो संवहनीय धाराएं हैं, उन धाराओं के बल के कारण प्लेटें विभिन्न दिशा में गति करती है। हमने मुख्य रूप से 6 प्रमुख प्लेटें और 6 गौण प्लेटें पढ़ी थी। तो जब दो विभिन्न प्रकार की प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती है, तो उससे जो एक बल कार्य करता है उसको बोलते हैं हम तनाव, टेंशन, तनाव। और जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर, एक दूसरे के सामने की ओर गति करती है, तो उससे दो प्लेटों के मध्य दबाव बनता है, उसको बोलते हैं संपीड़न। तनाव और संपीड़न। अब तनाव में भी किस प्रकार से, जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएगी तो बीच वाले धरातल में क्या होगा, विभंग होगा, फ्रैक्चर होगा, तो उसी को बोलते हैं भूपटल विभंग। भूपटल विभंग में दो चीजें होगी, या तो क्या होगी, चटकन क्रैकिंग होगी, या फिर उसमें भ्रंशन पड़ेगा, फॉल्ट पड़ेंगे। तो भूपटल विभंग में क्या दो घटनाएं होगी, एक तो चटकन, जब छोटे स्तर पर यदि तनाव बल कार्यरत होता है, मंद गति से कार्य करता है, तो उसमें भूपटल में, चट्टानों में क्रैक आते हैं, उसको चटकन बोलते हैं। और जब तनाव बल की अत्यधिक सक्रियता के कारण धरातल पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, तो उस प्रभाव की घटना को हम भ्रंशन बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार तनाव का उल्टा संपीड़न, जब दो विभिन्न प्रकार की चट्टानें आपस में आएगी तो उसमें मध्य वाले धरातल पर दबाव बनेगा, और उसी को बोलते हैं भूपटल बंकन, क्रिस्टल बेंडिंग। क्रिस्टल बेंडिंग को दो भागों में बांटेंगे, संवलन और वलन। संवलन की घटना बड़े क्षेत्र में होती है और वलन की घटना छोटे क्षेत्र में होती है। बस मूलभूत अंतर यही है, बाकी दोनों एक ही है, संवलन और वलन। अब वलन को बोलते हैं फोल्डिंग, फोल्ड्स, और भ्रंशन को बोलते हैं फॉल्ट। ये अंतर है। आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है वहाँ एक लिखा है शब्द डायस्ट्रोफिज्म, और उसके आगे लिखा है फोल्ट एंड फोल्ड, यानी कि पटल विरूपण। पटल विरूपण में क्या पढ़ना है आपको, वलन और भ्रंशन, तीन शब्द दिए हुए हैं। लेकिन आपको उससे पहले ये समझना होगा कि वास्तव में ये तीन शब्द कहाँ कहाँ बैठते हैं। तो हमने देखा कि जो भूपटल को प्रभावित करने वाले कारक है, उन कारकों में जो बाह्य शक्तियाँ हैं, जो बहिर्जात बल है, बहिर्जात बल में भी कौन से, जो पर्वत निर्माणकारी बल है। अंतर्जात बल में भी जो
अंतर्जात बलों को हमने दो भागों में बांटा था, एक तो पटल विरूपण और आकस्मिक बल। और पटल विरूपण यहाँ से ये शब्द लिया है आपके। अब देख ली पटल विरूपण में कितनी घटनाएं, महादेशक जनक बल है, पर्वत निर्माणकारी बल है, फिर पर्वत निर्माणकारी बल में भी तनाव और संपीड़न। तनाव में से आपको लेना है भ्रंशन और संपीड़न में से लेना है वलन। तो इस प्रकार से आपका जो टॉपिक है, जो पटल विरूपण और तनाव और भ्रंशन, वो मुख्यतः भूपटल को प्रभावित करने वाले आंतरिक बल है और आंतरिक बलों के बारे में ही आपको पढ़ना है। इसलिए मैंने आपको इस डायग्राम के द्वारा एक समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो आंतरिक और बाह्य शक्तियां हैं धरातल पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव लाती है, उनको किस प्रकार से हम बांट सकते हैं। अब अगले वीडियो में आपको वापस मैं बताऊंगा कि जो पटल विरूपण है उसका प्रभाव क्या है और उससे उत्पन्न स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी है। फिर पटल विरूपण पढ़ने के बाद फिर हम भ्रंशन और वलन को अलग से पढ़ेंगे, जिसमें भ्रंशन की घटनाओं के लिए उत्तरदायी कारक, भ्रंश कितने प्रकार के होते हैं, भ्रंश के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हो सकती है, इसी प्रकार वलन की घटनाएं कौन कौन से क्षेत्रों में संभावित हो सकती है, कितने प्रकार के वलन होते हैं, वलन से उत्पन्न आकृतियाँ कौन कौन सी होती है। इस प्रकार से हम ये जो आंतरिक शक्ति है पटल विरूपण में भी कौन सा, पर्वत निर्माणकारी बल। और पर्वत निर्माणकारी बल आपने पिछले वीडियो में देखा भी होगा, जिसमें मैंने प्लेट विवर्तन की सिद्धांत बढ़ाया था कि किस प्रकार से प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों की उत्पत्ति और उनके वितरण को भी स्पष्ट किया जा सकता है। तो अगले वीडियो में हम वापस इसको अलग से पढ़ेंगे। तब तक आपको दिमाग में ये फ्रेमवर्क होनी चाहिए कि वास्तव में ये अंतर्जात बल कौन कौन से हैं और बाह्य जात बल कौन कौन से हैं और उसके उप विभाजन और उप प्रकार कौन कौन से होते हैं। थैंक यू।